हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे कुछ स्पोकन टर्म्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों ये ऐसे वाक्यों के छोटे छोटे टुकड़े हैं या शब्दों के छोटे छोटे समूह हैं या एक अकेला भी शब्द हो सकता है जिनको सीखने के बाद हमारे लिए इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये ऐसे टर्म्स या फ्रेजेस हैं जो हम डेली लाइफ में लगभग डेली बोलते ही बोलते हैं, एकदम डेली बेसिस पे बोलते हैं। इसीलिए दोस्तों आज जो क्लास है हमारी उसका नाम है स्पोकन टर्म्स एंड फ्रेजेस ऑफ डेली यूज़, कि डेली यूज़ के स्पोकन टर्म्स एंड फ्रेजेस। तो दोस्तों एक एक करके सीखते हैं इनको। ये बहुत ही कमाल की क्लास है और आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए जिससे कि आप हर वर्ड को अच्छी तरह से सीख सकें और उसका यूज़ सीख सकें कि कब उसको यूज़ करना है। दोस्तों पहला जो टर्म है वो है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है समय रहते। लेकिन समय रहते कैसे, कहाँ पर यूज़ होगा, किस प्रकार के सेंटेंसेस में? जैसे हम कहते हैं ना कि समय रहते मैंने सब कुछ संभाल लिया, ऐसे वाला समय रहते, यानी जो टाइम चाहिए था समय रहते ही, कोई नुकसान नहीं हुआ, वो नुकसान होने के पहले ही मैंने सब कुछ संभाल लिया। जब ऐसे बोलना हो तो आपको ये फ्रेज़ यूज़ करना चाहिए और ये तो थोड़ा अच्छे लेवल की इंग्लिश का फ्रेज़ है। ऐसी इंग्लिश बोलने से लोग आपसे प्रभावित भी होते हैं। तो आप बोल सकते हैं आई मैनेज्ड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया, संभाल लिया। आई मैनेज्ड एवरीथिंग इन द निक ऑफ टाइम, इस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ करेंगे। जैसे ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम इन द निक ऑफ टाइम, समय रहते ही उसने समस्या का समाधान कर लिया। ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम या ही सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स, उसने सारी समस्याओं का समाधान कर लिया इन द निक ऑफ टाइम, समय रहते ही। तो इसका मीनिंग है समय रहते, यानी जब कोई नुकसान नहीं हुआ उसके पहले ही, समय रहते ही हमने सब कुछ ठीक कर लिया। उसके बाद दोस्तों गॉड फॉरबिड, हम कितना बोलते हैं भगवान न करे ऐसा हो, या उर्दू में बोलते हैं खुदा न करे ऐसा हो। जैसे भी बोले, भगवान न करे, खुदा न करे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गॉड फॉरबिड। फॉरबिड का मीनिंग होता है मना करना। फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, फॉरबिडिंग, फॉरबिड्स, ये इसके 5 रूप हैं। तो ये एक वर्ब है, तो इसका मीनिंग होता है मना करना। तो हम बोलते हैं भगवान न करे कि वो यहाँ पर आए, ऐसे अगर बोलना हो तो आप बोल सकते हैं गॉड फॉरबिड ही शुड नॉट कम हियर। गॉड फॉरबिड ही शुड नॉट कम हियर, अरे यार भगवान न करो यहाँ पर आ जाए वरना मुसीबत हो जाएगी। ऐसे जब हम बोलते हैं भगवान न करे ऐसा हो, गॉड फॉरबिड दिस शुड नॉट हैपन, ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान न करे, इस प्रकार से इसको यूज़ करना है। भगवान न करे जब भी बोलना तो बोलेंगे गॉड फॉरबिड। उसके बाद दोस्तों पीछा छूटा, मान लेते हैं आप किसी आदमी से परेशान हैं, कोई आपको तंग कर रहा है या परेशान कर रहा है और अब वो जा रहा है, तो हम कितनी राहत मिलती है, बोलते हैं ना अरे पीछा छूटा यार। या कोई गेस्ट आ जाते हैं घर पे, 2-4 दिन तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर वो 1 महीने तक रुक गए, अतिथि तुम कब जाओगे, एक फिल्म भी आई थी ना, तो अब वो जा रहे हैं तो बोलते हैं अरे यार पीछा छूटा। पीछा छूटा कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ओ गुड रिडन्स, गुड रिडन्स। रिडन्स दोस्तों कहाँ से आया वर्ड? एक वर्ड है रिड, गेट रिड ऑफ, एक फ्रेज है, किसी चीज़ से पीछा छूटना, छुटकारा मिलना या पाना, तो उसी रिड से बना है रिडन्स, गुड रिडन्स, यानी पीछा छूटा। तो जब भी खाली इतना बोल रहा हूँ अरे पीछा छूटा, तो आप बोल सकते हो ओ गुड रिडन्स। उसके बाद दोस्तों जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अच्छा दोस्तों इसमें से कुछ एक फ्रेजेस कुछ एक स्टूडेंट्स ने डिमांड भी किया था कि सर आप हमको इस पर एक क्लास दे दो, तो जो स्टूडेंट्स ने कहा था वो मैंने इनमें इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। आपको भी अगर कोई ऐसा फ्रेज़ चाहिए, कोई हिंदी में ऐसा फ्रेज़ है, वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रही, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं आपको भी एक वीडियो उस पर बना करके दे दूँगा। तो दोस्तों किसी ने पूछा था कि जैसे को तैसा को क्या बोलते हैं? जैसे को तैसा, जैसे हम ये कब बोलते हैं? जबकि कोई बुरा आदमी है, किसी ने कोई गलत काम किया और उसको बदले में वैसा ही जवाब मिला, तो लोग अक्सर बोलते हैं हाँ सही हुआ, जैसे को तैसा मिला। अब तो इस प्रकार से बोला जैसे को तैसा, तो आपको बोलना चाहिए ओ टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब है जैसे को तैसा, ये तो बहुत चलता है, ये सब लोग जानते हैं। उसके बाद दोस्तों वैसे का वैसा। अब वैसे का वैसा ये 2 तरीके से बोला जा सकता है। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, दोनों सिचुएशंस बताता हूँ। पहला है रिमेन इंटैक्ट, वैसे का वैसा। ये कब यूज़ करना है? ये तब यूज़ करना है, मान लेते हैं मेरे पास ये पेन है, अगर ये मेरे हाथ से छूट के नीचे गिर गया तो, या फ़ोन कई बार हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है और जब आपने उसको उठाया तो आपने देखा उसमें ज़रा भी खरोंच नहीं आई, वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल ठीक है। तो आप बोलेंगे ओ द फोन रिमेन्ड इंटैक्ट। इसमें रिमेन वर्ब है, उसका पास्ट टेंस बनाना तो ईडी लगा देंगे, इट रिमेन्ड इंटैक्ट, द फोन रिमेन्ड इंटैक्ट, यानी कोई चीज़ अगर ऐसे नुकसान होने से बच गई हो, बिल्कुल वैसे का वैसा ही वो चीज़ हो, खरोंच भी नहीं आई,
तब तो हमको रिमेन इंटैक्ट यूज करें। इंटैक्ट का मतलब होता है जैसे का तैसा, और रिमेन का मतलब है रह जाना, कि ये जैसे का तैसा रह गया, यानी इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, तो उसको बोलेंगे इट रिमेन्ड इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब है बिल्कुल वैसा का वैसा, जैसा था, जब खरोंच भी नहीं आई हो। ठीक है दोस्तों, ये एक सिचुएशन है। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन पे। अब दूसरा है वैसे का वैसा। मान लेते आप किसी जगह को छोड़ के गए थे और अब बहुत टाइम के बाद आप वापस आ रहे हैं। मान लेते कोई इलाका ही है, गांव है, उधर आप वापस आए 5 साल के बाद, आपने देखा सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला, तो आप क्या बोल सकते हैं? ओह, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। दिस एरिया या दिस विलेज या दिस टाउन या दिस सिटी, कोई भी चीज़, कोई भी इलाका, कोई भी जगह, इट्स एग्जैक्टली द सेम। किसी आदमी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कोई आदमी 5 साल पहले कैसा था और अब आप उससे 5 साल के बाद मिल रहे हैं, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, तो आप बोल सकते हैं उसको यू आर एग्जैक्टली द सेम लाइक बिफोर। जैसे तुम पहले थे लाइक बिफोर, तो यू आर एग्जैक्टली द सेम। तो इस प्रकार से वैसे का वैसा बोलना है अगर, तो आपको एग्जैक्टली द सेम बोलना चाहिए जब कुछ नहीं बदला हो, और जब खरोंच वगैरह भी नहीं आई हो तो रिमेन इंटैक्ट बोलेंगे। आप समझ गए दोस्तों? हिंदी में एक ही वर्ड होता है, लेकिन इंग्लिश में मीनिंग के अनुसार, स्थिति के अनुसार अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। जो स्टूडेंट्स इतना सीख लेते हैं इंग्लिश, उनको इंग्लिश बोलने में कभी दिक्कत नहीं होती। तो एक मैं आपको टिप देता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए, और ये बात मैं लगभग अक्सर हर दूसरे तीसरे चौथे वीडियो में बता ही देता हूँ कि अगर आपको ठीक से इंग्लिश सीखनी है तो आपको सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं करना चाहिए, उससे इंग्लिश समझ में नहीं आती। एक इंग्लिश में, हिंदी में जो वर्ड है उसके लिए उसी स्थिति में इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज़ होगा ये सीखना चाहिए। सीधे सीधे अनुवाद नहीं करना चाहिए। अनुवाद करने से सीखते हैं, लेकिन हर चीज़ का अनुवाद नहीं होता। उसकी एक वर्ड की, हिंदी के एक वर्ड के जगह पर इंग्लिश का कौन सा वर्ड यूज़ होगा ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कई बार हम बोलते हैं जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही। कोई पूछ रहा है तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? ऐसे ही। घूमने चलोगे? नहीं, नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे? ऐसे ही, ऐसे ही। ऐसे ही कितना बोलते हैं हम, अक्सर बोलते हैं, लगभग डेली 10 बार 15 बार तो हम बोल ही लेते हैं। तो ऐसे ही कभी भी बोलना तो आप बोलना चाहिए जस्ट लाइक दैट। क्यों नहीं चलोगे? जस्ट लाइक दैट। खाना क्यों नहीं खाओगे? जस्ट लाइक दैट। यहाँ क्यों बैठे हो? जस्ट लाइक दैट। ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद दोस्तों, एक बार में एक, वन एट अ टाइम। ये कब होता है? मान लेते हैं आप कहीं पर बैठे हैं, ग्रुप में बातचीत हो रही है, 2-3 लोगों ने आपसे सवाल पूछने शुरू किए और वो रुक नहीं रहे, सब एक ही साथ सवाल पूछ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज़ आप एक बार में एक आदमी पूछो। मैं एक ही साथ 4 लोगों को कैसे जवाब दे सकता हूँ? एक बार में एक ही को जवाब दूंगा। तो एक बार में एक अगर आपको बोलना हो इस प्रकार से कि भाई आप एक एक करके सवाल पूछो, एक एक करके, या एक बार में एक, ऐसे हिंदी में बोलना हो तो आप बोलना चाहिए वन एट अ टाइम। और इतना ही बोलने से काम चल जाता है, इस और कोई सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं। तो आप प्लीज़ वगैरह लगा सकते हैं इसमें, प्लीज़ वन एट अ टाइम, प्लीज़ वन एट अ टाइम। कुछ आपने कोई पार्टी रखी है, खाने का सामान टेबल पे रखा हुआ है, सब लोग इकट्ठे ही आ गए एक साथ लेने के लिए, तो कितना वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, मैस हो जाएगा पूरा। तो आप क्या बोल रहे हैं? और खास करके मान लेते हो बच्चे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? एक एक करके आओ, तो आप बोलेंगे वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम प्लीज़। कि एक बार में एक ही लेगा, एक बार लेके चला जाएगा, फिर दो, यानी एक बार में एक ही आदमी सवाल पूछेगा, उसका जब मैं आंसर दे दूँ तब आप दूसरा पूछना, तब दूसरा इंसान पूछेगा सवाल। इस प्रकार से जब भाव हो, ऐसा समझना हो या समझाना हो, तो आपको ये बोलना चाहिए वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम प्लीज़, या प्लीज़ वन एट अ टाइम। इस प्रकार बोलने से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, क्यों नहीं, क्यों नहीं, वाई नॉट। ये सवाल भी पूछते हैं और आंसर भी देते हैं। सवाल पूछते हैं क्यों नहीं, वाई नॉट। तुम क्यों नहीं जाओगे? वाई नॉट। सिर्फ इतना बोलने से काम जाएगा, क्यों नहीं, वाई नॉट। ये तो बहुत ही कॉमन है, या मैक्सिमम लोग जानते हैं। स्टूडेंट ने पूछा था इसलिए मैंने इसको लिखा कि क्यों नहीं को क्या बोलते हैं, ऐसा स्टूडेंट ने पूछा था, तो वाई नॉट। उसके बाद दोस्तों, कई बार हम बोलते हैं अरे यार ये तो सिर्फ भगवान ही जानते होंगे, मुझे तो नहीं मालूम कि उसके मन में क्या चल रहा है, उससे तो कुछ भी पूछो तो वो जवाब ही नहीं देता, सीधे मुंह बात नहीं करता, भगवान ही जानते हैं। भगवान ही जानते हैं कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? 2 तरीके से बोल सकते हैं। ओनली गॉड नोज, ये तो बहुत ही कॉमन है अपने देश में। अंग्रेज लोग एक और भी तरीके से बोलते हैं, गॉड ओनली नोज। दोनों सही है, दोनों में से आप कोई सा भी बोल सकते हैं। ओनली गॉड नोज या गॉड ओनली नोज, सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि क्या मामला है। ओनली गॉड नोज व्हाट इज द मैटर, सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि सच्चाई क्या है। ओनली गॉड नोज या गॉड ओनली नोज व्हाट इज द ट्रूथ, या व्हाट द ट्रूथ इज, कैसे भी बोल लें। तो इस प्रकार से जब बोलना हो सिर्फ भगवान ही जानते हैं, तो हम इन दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एज इट इज, जैसी स्थिति है, ये कहाँ पर यूज़ करना है? जैसे हम कई बार बोलते हैं अरे यार जैसी स्थिति है उसमें तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, यानी स्थिति ठीक नहीं है। हम बोलते हैं ना जैसी अभी सिचुएशन है उसके हिसाब से तो
मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, या मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, या वो मेरी मदद नहीं कर पाएगा, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जैसी स्थिति है यानी अभी जैसी परिस्थिति है, ये बोलना हो तो और भी तरीकों से बोल सकते हैं। इंग्लिश में तो एक ही बात को 10 तरीकों से बोला जा सकता है। तो ये नहीं होगा कि मैंने ये लिख दिया तो खाली यही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, और भी तरीकों से बोलते हैं। मैं तो आपको सिर्फ जो बहुत ज़्यादा चलते हैं वो बता रहा हूँ। तो आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने सेंटेंस को, एज इट इज़ आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। जैसी स्थिति है मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। एज इट इज़ आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। एज इट इज़ ही कांट कम टुडे। जैसी स्थिति है उसमें तो वो आज आ नहीं सकता। तो जैसी स्थिति है एज इट इज़ बहुत ही हैंडी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसको बोल करके बहुत आसानी से अपनी इंग्लिश को अपनी बात को कह सकते हैं इंग्लिश में दूसरों से। उसके बाद दोस्तों कई बार किसी को कोई बात याद नहीं आ रही है और हम बोलते हैं अरे दिमाग पे जोर डालो ना यार, दिमाग पे जोर डालो, सोचो, ध्यान दो, ऐसे बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बहुत ही कमाल का फ्रेज है, रैक योर ब्रेन्स। ब्रेन मतलब दिमाग, उसमें एस लग के बोलते लोग, रैक योर ब्रेन्स, कम ऑन मैन, रैक योर ब्रेन्स, कम ऑन। कम ऑन वगैरह आप ऐड कर सकते हैं इसमें, कम ऑन, रैक योर ब्रेन्स, अरे यार दिमाग पे जोर डालो। तो ये बहुत ही आपके काम आ सकता है। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही कमाल का फ्रेज है, आई एम बस्टेड। ओह आई एम बस्टेड। इसका मीनिंग है, इसकी 2 मीनिंग है। एक तो मीनिंग है अरे यार मैं तो गया। मान लेते हैं आप कोई ऐसा काम कर रहे थे कि जो सबके सामने नहीं कर सकते और फिर पकड़े गए, तो पकड़े जाने पर क्या बोलते हैं कि अरे यार मैं तो गया, आज तो मैं बचने वाला नहीं। वैसे बोलते हैं ना, जब आदमी पकड़ा जाता है कुछ गलत करते हुए, तो वो बोल सकता है, अपने लिए बोलते लोग, मैं तो गया, आई एम बस्टेड। तो ये एक मीनिंग है। दूसरा मीनिंग है कि कोई कह रहा है अरे यार मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो मुझे थोड़े से पैसे दो, आई एम बस्टेड, गिव मी सम मनी मैन, आई एम बस्टेड। तो दूसरा मीनिंग है मेरे पास पैसे नहीं है। आप समझ गए? तो जब बोल रहा हूँ अरे मैं तो गया, अब तो मैं फंस गया, तो आप बोल सकते आई एम बस्टेड। नहीं, अरे यार मेरे पास पैसे नहीं है, आई एम बस्टेड। दोनों ये इसका मीनिंग है, दोनों ही परिस्थितियों में आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अच्छा दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये है ओके। हम बोलते हैं ना ओके, किसी बात में बोलते हैं ओके, ठीक है। इसको और भी कितने तरीकों से बोला जा सकता है। एक तो आप बोल सकते हैं ओके डोकी, ये अंग्रेज लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा, ओके डोकी। और ख़ास करके अगर वो बहुत इनफॉर्मल इंग्लिश है और अगर उम्र में छोटे आपसे लोग, उनके बच्चों को तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बड़े लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं आप, अपने गर्लफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, उधर भी बोल सकते हैं ओके डोकी। तो खाली ओके की जगह पर ओके डोकी। तो ओकी डोकी का एक स्पेलिंग तो ये होता है OKIEDOKIE। दूसरी स्पेलिंग भी इसकी है, वो है OKEYDOKEY। दोनों चलता है ओकी डोकी का, कि दोनों स्पेलिंग आप यूज करते हैं। बोलना क्या है ओकी डोकी। और इसी को दोस्तों एक और भी तरीके से बोलते हैं ओकी डोक, ये भी चलता है OKEYDOKE, ओकी डोक। तो ओके तो बोलते ही आप जानते ही हैं, कुछ और भी नया भी सीखना चाहिए जिससे कि हमारी अपनी इंग्लिश को हम और भी अच्छा बना सकें, खूबसूरत बना सकें। तो आगे से कभी भी ओके बोलना हो तो आप इस प्रकार से दोस्तों में, बच्चों को इस प्रकार, तो आप ऐसे बोल सकते हैं ओकी डोकी या ओकी डोक। और उसके बाद दोस्तों लास्ट फ्रेज आज का, हम बोलते कई बार नाराज होके, अरे सत्यानाश हो इसका, सत्यानाश हो इसका, इस चीज़ का, इस बात का, इस सड़क का, इस शहर का, कुछ भी। तो गॉड डैम इट। गॉड माने भगवान, डैम माने भगवान इसका सत्यानाश करे, इट मतलब इस चीज़ का, गॉड डैम इट। नहीं किसी को सामने से मुंह पर आदमी को बोला है तुम्हारा सत्यानाश हो, ऐसे बोलते लोग, तो इट की जगह यू लगा देंगे, गॉड डैम यू। या लोग कई बार गॉड नहीं लगाते, क्या बोलते डैम इट। तो इसका भी मतलब वही है, सत्यानाश हो, डैम इट, या डैम यू, तुम्हारा सत्यानाश हो। तो दोस्तों ये सब ऐसे फ्रेजेज या टर्म्स हैं जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं दिन रात। और अगर आप इनको ठीक से सीख के इनकी प्रैक्टिस कर लें तो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे। कोई अगर ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसी बात है, चाहे वो ग्रामर का टॉपिक हो, चाहे वोकैबुलरी का हो, चाहे प्रोनाउंसिएशन का हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं एक वीडियो आपको उस पर भी बना करके दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।